तो चलिए डिराइव करते हैं मैक्सवेल का 6 थर्मोडायनामिक रिलेशन, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये है फर्स्ट रिलेशन, ये है सेकंड रिलेशन, ये है थर्ड रिलेशन, ये फोर्थ, और इसी तरह से ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ रिलेशन। इससे पहले हमने मैक्सवेल का पहला 4 जो थर्मोडायनामिक रिलेशन है उन्हें डिराइव किया था, उन्हें इंडिपेंडेंटली डिराइव किया था। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैक्सवेल का जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनामिक रिलेशन को पहले डिराइव करेंगे, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, और यहां पर x और y के जगह अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मैक्सवेल के अलग अलग थर्मोडायनामिक रिलेशन मिलेंगे। जैसे कि अगर मान ले इस जनरल फॉर्म में हम x के जगह s और y के जगह v पुट करते हैं तो हमें फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन मिलेगा मैक्सवेल का। उसी तरह से x के जगह t और y के जगह v पुट करें तो हमें सेकंड रिलेशन मिलेगा। सिमिलरली अगर हम x के जगह s और y के जगह p पुट करते हैं तो हमें थर्ड रिलेशन मिलेगा, और x के जगह t और y के जगह p पुट करने से हमें फोर्थ रिलेशन मिलेगा। उसी तरह से और भी अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें फिफ्थ और सिक्स्थ थर्मोडायनामिक रिलेशन मिलेगा। इसे याद कैसे रखें? इसे याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि क्लब करेंगे S और T को, एंट्रोपी और टेम्परेचर को हम क्लब कर सकते हैं, और वॉल्यूम और प्रेशर को एक साथ क्लब कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, देखिए एस टी के क्लब से हम शुरुआत करेंगे S से, तो हमें फर्स्ट रिलेशन मिलेगा, और सेकंड रिलेशन के लिए T, फिर X के जगह थर्ड रिलेशन के लिए फिर से S, और फोर्थ के लिए फिर से T। और ऑल्टरनेटिवली Y के लिए हम क्या करेंगे, पहला और दूसरे के लिए V रखेंगे, और तीसरा और चौथा के लिए P रखेंगे। आपका अपना तरीका होगा इसे याद रखने का। फिफ्थ रिलेशन के लिए क्या करेंगे, हमने क्लब किया था V और P को, तो फिफ्थ रिलेशन के लिए V और P रखेंगे X और Y में, और सिक्स्थ रिलेशन के लिए S और T को रखेंगे एक साथ। तो S से शुरू करेंगे, फिर T, फिर S, फिर T। उसी तरह से पहला 2 V और अगला 3 और 4 है P। मैं यहां आपको बता दूं, अगर आप इंटरचेंजेबली इन वैल्यूज को अगर पुट करते हैं, जैसे कि मान ले X के जगह आप V पुट करते हैं और Y के जगह आप S पुट कर देते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आपको यही रिलेशन मिलेगा। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपको राइट हैंड साइड में मिल सकता है, राइट हैंड साइड वाला आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल सकता है। ऐसा ही कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पर सेकंड रिलेशन में आप V X के जगह और T Y के जगह पुट कर सकते हैं। सो ऑर्डर यहाँ मायने नहीं रखेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशन को डिराइव करना है। इसे हम करेंगे डिराइव। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो फर्स्ट लॉ से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। इसका मतलब क्या है, अगर मान ले एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जिसमें कि हीट प्रोवाइड किया जाए डेल्टा Q, तो इसका इंटरनल एनर्जी में अगर इंक्रीमेंट du होता है और ये काम करता है डेल्टा W, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कह सकते हैं जितना हीट दिया गया या फिर जितना एनर्जी दिया गया उसमें से कुछ पार्ट ये स्टोर कर लेगा ये सिस्टम, और कुछ पार्ट ये काम कर देगा। अब इससे आगे हम इसे कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें कि अगर ये T टेम्परेचर में है ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और इसका जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी अगर ds बढ़ता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा Q ओवर T इज इक्वल टू ds, और फिर हम कह सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू T ds। अगर वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डेल्टा Q उसके जगह हम यहाँ पर TDS लिख सकते हैं। सो T इंटू ds इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W जो है जितना काम करेगा ये हम कह सकते हैं ये बराबर होता है P dV के, जो डेल्टा W
पी डी वी के बराबर है, तो हम यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू की जगह पी डी वी लिख सकते हैं। इसे अरेंज कर लेते हैं। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब हम क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि u जो है, u दो वेरिएबल्स का एक फंक्शन है। सो u फंक्शन है x और y का। x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। उसी तरह से हम आगे भी मानेंगे कि ये जो v है, v ये भी फंक्शन है x और y का। सो v इज फंक्शन ऑफ x एंड y। और उसी तरह से हम ये भी मानेंगे कि ये जो s है, ये भी फंक्शन है x और y का। x और y का फंक्शन है। x और y अभी अननोन वेरिएबल्स है। आगे चल के जैसे कि हमने बात किया है, x और y के जगह हम इंटरचेंजेबली अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि अगर x के जगह हम v पुट करते हैं और y के जगह हम पुट करते हैं s, तो हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम और एंट्रोपी का एक फंक्शन है। तो इसी तरह से हम अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे और हमें अलग अलग थर्मोडायनेमिक रिलेशन मिलते जाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि u ये अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन हुआ, तो हम कह सकते हैं इससे आगे कि du इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x at constant y into dx plus partial derivative of u with respect to y at constant x into dy। देखिए, इस रिलेशन के बारे में हमने एक वीडियो में काफ़ी चर्चा किया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। वो वीडियो यही बताएगा कि कोई एक फंक्शन अगर दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो और दोनों वेरिएबल्स अगर इंडिपेंडेंट हो, तो ये रिलेशन स्टैंड करता है। कैसे स्टैंड करता है मैं यहाँ और एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर हम वॉल्यूम के लिए भी यही कह सकते हैं कि dv इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली यहाँ y कांस्टेंट होगा इंटू dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू y, यहाँ पर x कांस्टेंट होगा इंटू dy। और आप s के लिए, एंट्रोपी के लिए भी यही कह सकते हैं कि ds इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y इंटू dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s with respect to y at constant x into dy। अब अगर हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले देखें du के लिए हम ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये du के जगह आ गया, ये हो गया du, जो कि बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा TDS के। हम कह सकते हैं T इंटू DS के जगह ये एक्सप्रेशन, DS के जगह हम इसे लिखेंगे। हमने कर लिया कॉपी और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ भी मुझे थर्ड ब्रैकेट यूज करना चाहिए, बेहतर दिखेगा। माइनस PDV, माइनस P इंटू dv, dv के जगह हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे। dv के जगह ये वाला एक्सप्रेशन। हमने कर लिया कॉपी यहाँ पर, तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, dx वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे और dy वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा कि हम कह सकते हैं कि यही एक्सप्रेशन, यही सेम एक्सप्रेशन, ये बराबर किसके साथ होगा। देखें, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। ये बराबर होगा
यहाँ से अगर आप देखें dx वाले टर्म्स को अगर हम एक साथ रखते हैं तो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई हम, और साथ ही साथ इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये होगा t इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू x एट कॉन्स्टेंट y इंटू dx। तो dx को मैं कॉमन आउट करूँगा, सो माइनस p इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x एट कॉन्स्टेंट y, और मैंने कर दिया कॉमन आउट किसे, dx को। तो ये हो गया कॉमन आउट। अब dy वाले टर्म को देखें तो t मल्टीप्लाइड विद दिस और नेगेटिव p मल्टीप्लाइड विद दिस, तो हमें मिलेगा प्लस t इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू y एट कॉन्स्टेंट x। मैं यहाँ dy को कॉमन आउट करूंगा जैसे कि मैंने dx को किया था, माइनस p, देखिए नेगेटिव p इंटू ये टर्म, सो माइनस p इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x, और मैंने कर दिया कॉमन आउट dy को। अगर अब हम dx और dy के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, हम कह सकते हैं चूंकि यहाँ dx के साथ ये टर्म है और राइट हैंड साइड में dx के साथ ये टर्म है, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ बराबर हैं। उसी तरह से dy के साथ मल्टीप्लाइड है ये, और यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर हैं। तो उस लॉजिक से हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, कॉपी कर लेते हैं हम इसे, सो ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर होगा किसके साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ, सो ये बराबर हो गया इसके साथ। उसी तरह से dy वाले टर्म्स को अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर होगा, चलिए यहाँ से कॉपी करते हैं, ये बराबर होगा इस एक्सप्रेशन के। सो ये इक्वल है ये दोनों। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई वेरिएबल उसका सेकंड डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस हो तो उसका मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर u को ही कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं चूंकि ये x और y का फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y, इसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x ये बराबर होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y, इसका रेट ऑफ चेंज y के रेस्पेक्ट में। ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। इस पे हमने एक वीडियो पे बात किया था, हमने इसके इंट्यूशन को ग्रो किया था, इसे मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया था। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर सजेस्टेड वीडियोस में भी हो सके तो आप इसे देख लें अगर आप ये जानना चाहते हैं, इसके बारे में इंट्यूशन ग्रो करना चाहते हैं तभी। तो आगे बढ़ते हैं बिना इसे एक्सप्लेन किए। तो ये मानते हुए हम कह सकते हैं इससे आगे कि यहाँ पर अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें जो कि यहाँ पर है, और इसे देखें जो कि यहाँ पर है, इन दोनों के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो फिर हम यहाँ से इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बराबर होगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ ये वाला एक्सप्रेशन। सो कॉपी कर लेते हैं इसे यहाँ से, और जो कि बराबर होगा, आप अगर यहाँ पर देखें, जो कि बराबर होगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y ऑफ, इस टर्म को देखें कहाँ पर है, ये टर्म इसके बराबर है, तो इस टर्म को कर लेते हैं हम कॉपी यहाँ से। सो ये दोनों हो गए बराबर। इवैल्यूएट करते हैं इसे। सो जब हम इसे इवैल्यूएट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, देखें सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करना है पार्शियली x के रेस्पेक्ट में, फिर हम इसे
डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में पार्शियली। सो हम कह सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम इसे अगर कांस्टेंट माने तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और फिर हम इसे कांस्टेंट मानते हुए इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले हम इस टर्म को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x। ये हो गया कांस्टेंट के तौर पे बाहर चला गया डिफरेंशियल के, और हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे t को x के रेस्पेक्ट में, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x। और चूंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं t को x के रेस्पेक्ट में, तो चूंकि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो y हो जाएगा कांस्टेंट यहाँ पर, प्लस अब हम कांस्टेंट t को मानेंगे, तो जैसे ही कांस्टेंट t हो गया, इसे डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो हम इसी को कह सकते हैं कि 2 स्क्वायर्ड s ओवर 2x 2y माइनस, अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम इसे कांस्टेंट मान लेंगे, सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x, और इसे करेंगे हम डिफरेंशिएट पार्शियली x के रेस्पेक्ट में, सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x, और चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव है ये, तो y कांस्टेंट होगा। यहाँ पर ये जो नेगेटिव टर्म है उसे हमने यहाँ पर लिखा है। आगे क्या करेंगे, आगे अब हम कांस्टेंट मानेंगे किसे, हम कांस्टेंट मानेंगे अब p को। सो जैसे ही p को हम कांस्टेंट मानेंगे, सो हम कहेंगे नेगेटिव p, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में, तो 2 स्क्वायर्ड v ओवर 2x 2y। अब इसे हमें इवैल्यूएट करना है, तो ये दोनों बराबर हैं, सो इक्वल टू, हम यहाँ पर इसे कांस्टेंट मानेंगे और इसके रेस्पेक्ट में अर्थात y के रेस्पेक्ट में t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x, और उसके बाद t को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो प्लस t इंटू 2 स्क्वायर्ड s डिवाइडेड बाई 2y 2x। देखिए, हमने बात किया था कि अगर कोई वेरिएबल उसका सेकेंड डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस होता है, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स, वो आइडेंटिकल होते हैं। तो आइडेंटिकल होते हैं, इसका मतलब dx पहले रहे या बाद में रहे, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दोनों टर्म्स जो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर हैं, तो हम इसे कैंसिल करने वाले हैं आगे। सो अब हम इसे इवेल्युएट करेंगे, अर्थात उसे डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली y के रेस्पेक्ट में, तो माइनस, पहले तो इसे कांस्टेंट के तौर पे बाहर रखें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y। उसके बाद हम p को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली y के रेस्पेक्ट में, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x, फिर माइनस p इंटू 2 स्क्वायर्ड v ओवर 2y 2x। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स भी जो है वो बराबर हैं, तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, किसे हम कैंसिल कर सकते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को, इक्वेशन के दोनों तरफ है ये, और इसे हम कर देंगे कैंसिल। तो हमें मिला क्या, देखें, हमें मिला यहाँ से ये जो टर्म है, कॉपी कर लेते हैं, ये टर्म माइनस ये वाला टर्म, जो कि बराबर होगा, ये बराबर होगा, फिर से कॉपी कर लेते हैं, ये टर्म माइनस यहां से इसे कॉपी कर लेते हैं। सो ये जो आपको एक्सप्रेशन अभी दिख रहा है, जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसी को कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन। एक बार जो पहले ही हमने लिखा था उसे यहाँ पर कॉपी करके लाते हैं और फिर इसके साथ हम मैच कर लेंगे। सो ये रहा जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन। सो यहाँ से इसे ले चलते हैं आगे, और जहाँ हमने इसे डिराइव किया है वहाँ पर पुट करके उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो ये एक बार मैच कर ले,
देखिए ये जो है वो यहाँ पर है, उसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर है। सिमिलरली आप मैच करते जाए तो आपको वैल्यूज़ मिलते जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक ये जो टर्म है, इस टर्म को हम अगर इस साइड में लाते हैं तो बन जाएगा वो निगेटिव, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और उसी तरह से इस टर्म को आप अगर अपोजिट साइड में ले जाए तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। और ये जो टर्म है ये राइट हैंड साइड में बचा हुआ है, जो कि है यहाँ पर। तो आप इसे अरेंज कर ले तो आपको ये फॉर्म में दिखेगा ये। तो ये था जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशन। इससे आगे हम डिराइव करेंगे मैक्सवेल का 6 थर्मोडायनामिक रिलेशंस। तो चलिए डिराइव करते हैं मैक्सवेल के सारे थर्मोडायनामिक रिलेशन। सबसे पहले फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन हम डिराइव करेंगे। हम डिराइव करेंगे इन्हें फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशन। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसे डिराइव किया था। तो जैसे कि हमने उसमें बात किया था कि जब फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन हम पता करेंगे तो x के जगह s और y के जगह v पुट करेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ x है इस जनरल फॉर्म में वहाँ वहाँ s पुट करेंगे और y के जगह v पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा ये फर्स्ट रिलेशन। चलिए देखते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं जनरल फॉर्म को यहाँ से। तो जनरल फॉर्म को हम कर देंगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर हम x के जगह s और y के जगह पुट करेंगे v। तो हमें क्या क्या मिलेगा देखें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिख लें कि किस किस टर्म का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अगर मान ले x के जगह s हो और y के जगह अगर v हो, तो यहाँ पर ये जो टर्म है ds या 2s ओवर 2x, जो कि हो जाएगा 2s ओवर 2s, तो ये तो 1 बन जाएगा। सो ये जो टर्म है ये 1 बन गया। तो इसे मैं यहाँ से काट देता हूँ क्योंकि ये तो नॉन ज़ीरो रहेगा। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएं, यहाँ पर 2v ओवर 2y, जबकि y का वैल्यू v है, तो यहाँ से ये भी बन जाएगा 1। अब 2v 2x, ये तो बन जाएगा 2v ओवर 2s। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि x और y हमने बात किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इस केस में हम मान रहे हैं s और v, x और y अगर है तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो जैसे ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए तो हम कह सकते हैं 2v ओवर 2s, ये v s पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, तो ये बन जाएगा 0 के बराबर। तो ये जैसे ही 0 हो जाएगा 2v ओवर 2x, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये 0 बन जाएगा। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। उसी तरह से यहाँ अपीयर कर रहा है 2s ओवर 2y, जिसे कि हम कह सकते हैं 2s ओवर 2y के जगह 2v, चूंकि s v पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये भी बन जाएगा 0। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिला क्या देखें, हमें मिला नेगेटिव ऑफ ये टर्म इज इक्वल टू ये वाला टर्म। देखिए नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू y, y के जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। y के जगह कौन सा वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर? देखिए y के जगह हम पुट करेंगे v, तो यहाँ से हो जाएगा ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू v, जो कि यहाँ पर अपीयर कर रहा है एट कांस्टेंट x। x तो s है जो कि यहाँ पर है। देखें नेगेटिव साइन पे बॉदर ना करें, ये -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेगेटिव यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x, x का मतलब क्या है s, तो यहाँ पर देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट y, यहाँ से एट कांस्टेंट y, तो एट कांस्टेंट v, यहाँ से देखिए y का वैल्यू v है। तो इस तरह से हमें मिल गया फर्स्ट फॉर्म मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक रिलेशन का जो फर्स्ट रिलेशन है वो हमें मिल गया। इसी तरह से हम सेकेंड रिलेशन को भी डिराइव कर सकते हैं। तो सेकेंड रिलेशन के लिए x के जगह t और y के जगह v हम कंसीडर करेंगे। तो x के जगह जैसे ही हम t कंसीडर करेंगे तो आप इस टर्म को देखें क्या बन जाएगा। यहाँ पर x के जगह आ जाएगा t,
तो ये बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि एक्स के जगह टी आने वाला है तो ये तो 1 बन जाएगा और ये एक नॉन जीरो वैल्यू होगा, तो मैं इसे काट देता हूं। इसका फाइनल वैल्यू यही वाला एक्सप्रेशन होगा या टर्म होगा। आगे देखें, y के जगह v है तो ये वाला टर्म जो है वो ये 1 के बराबर हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू v। आगे कुछ टर्म्स और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ से ये क्लियर है कि आप अगर इस टर्म को देखें, इस टर्म को, तो ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू y, जबकि y v है। सो यहाँ पर t और v दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो जैसे ही ये 0 हो जाएगा तो ये अगर 0 बन जाए तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये 0 बन जाएगा, तो इसे काट देते हैं। सिमिलरली यहाँ से अगर आप देखें, इस टर्म को अगर आप देखें तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, x के जगह t, तो ये भी बन जाएगा 0। v t पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि t v पे डिपेंडेंट नहीं था, ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कट जाएगा क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर है। तो बचा क्या, देखें ये टर्म y के जगह क्या है, y के जगह v है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और x के जगह t है जो कि बराबर है इसके, यहाँ पर देखें x के जगह t है, यहाँ पर देखें, और एट कांस्टेंट y के जगह v है। तो इस तरह से हमें मिल गया सेकंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन मैक्सवेल का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर थर्ड थर्मोडायनेमिक रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, x के जगह s और y के जगह p पुट करेंगे। उसी तरह से x के जगह t और y के जगह p पुट करेंगे तो फोर्थ थर्मोडायनेमिक रिलेशन मिलेगा। फिफ्थ थर्मोडायनेमिक रिलेशन के लिए जैसे कि हमने बात किया था, x के जगह v और y के जगह p पुट करेंगे, और सिक्स्थ के लिए x के जगह s और y के जगह t पुट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे डिराइव कर पाएंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन को यहाँ से डिराइव किया है, वैसे ही आप थर्ड और फोर्थ थर्मोडायनेमिक रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, और फिफ्थ और सिक्स्थ को भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।